नमस्कार दोस्तों, सिविल पांडा के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले एक पंक्ति सुनिए जिससे आपको समय का महत्व भी पता चल जाए। कहते हैं दोस्तों, समय और रेत में बहुत समानता होती। इस प्रकार से रेत हमारे हाथों से फिसलते हुए निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। उसी प्रकार से समय होता है, हमारे हाथों से उसी प्रकार से निकल जाता है और हमारा जो गोल्डन एरा होता है वो हमसे बहुत दूर निकल चुका होता है। और जब तक हम उठकर जागृत होते हैं तब तक अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल हम व्यतीत कर चुके हो, इसका खामियाजा हमें आने वाले समय में भुगतना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, हर समय कीमती है, हर मिनट कीमती है। इसी को दृष्टिगत करते हुए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास में हम लोग ग्रामर के पहले भाग को प्रारंभ करेंगे। पहला भाग है दोस्तों वर्ण विचार। व्याकरण के पहले भाग का नाम क्या है? वर्ण विचार नाम। जब हम वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पहले से ज्ञात होनी चाहिए। उसमें से आपको पहला पॉइंट है जो ये पता होना चाहिए, ध्वनि क्या होती है। क्या पता होना चाहिए दोस्तों? ध्वनि क्या होती है। ध्वनि के बाद आगे पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण के आगे बढ़ेंगे तो आपको तीसरा पॉइंट जो पता होना चाहिए वो होता है अक्षर। क्या पता होना चाहिए? अक्षर पता होना चाहिए। जब ये तीनों पता चल जाएंगे आपको तो आप यहां से चौथी चीज समझ पाएंगे, वर्ण विच्छेद। जब आप ये पढ़ लेते हैं तो आपके लिए वर्ण विचार का मेन टॉपिक निकल कर आता है वर्णमाला। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग इन सभी का अध्ययन करेंगे कि ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या है, वर्ण विच्छेद क्या है और वर्णमाला क्या होती है। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब किए हुए, हर मिनट कीमती है, इसी को दृष्टिगत करते हुए आज का टॉपिक हम चालू करते हैं। आपका आज का पहला टॉपिक है ध्वनि। ध्वनि क्या है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं साउंड। देखिए, रटने की परिभाषा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। साउंड कैसे होता है? मौखिक होता है कि नहीं होता है? जब भी आपसे पूछा जाए ध्वनि क्या होती है तो आप क्या बताएंगे? ध्वनि क्या है, परिभाषा आप लिखेंगे, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या बनेगा? भाषा की मौखिक इकाई जो लिपिबद्ध नहीं होती, जो लिपिबद्ध नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। यहां से आप ध्वनि की परिभाषा क्या लिखेंगे, जो आपको मेनली अंडरलाइन करके रखना है वो रखना है मौखिक इकाई। क्या रखना है? मौखिक इकाई। तो भाषा की मौखिक इकाई क्या कहलाती? ध्वनि कहलाती, और ये लिपिबद्ध नहीं होती। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये बन रहा होगा कि सर ने ये लिपिबद्ध लिखा है, तो लिपिबद्ध क्या है? तो लिपिबद्ध मतलब होता है दोस्तों लिखे हुए नहीं होते। लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका। लिपि का मतलब क्या होता है? लिखने का तरीका। जो लिखने का तरीका होता है उसे हम लिपि कहते हैं। अर्थात यहाँ पर देखेंगे लिपिबद्ध नहीं है, इसका मतलब यह लिखी नहीं होती है, केवल ओरली होती है। ठीक है, इसके बाद तो दूसरी हेडिंग डाली हमने। दूसरी हेडिंग क्या डाली थी दोस्तों? वर्ण। वर्ण। तो जब वर्ण की बात करें तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम के व्यू से, कि वर्ण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जब अर्थ पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप इसका अर्थ लिख लीजिए। इस वर्ण के दोस्तों दो अर्थ निकल कर आते हैं। कितने अर्थ निकलते हैं? दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ आपका निकलता है दोस्तों रंग, और दूसरा अर्थ आपका क्या निकलता है? भाषा की एक इकाई। भाषा की एक इकाई। क्या आपके वर्ण शब्द के दो अर्थ हो गए? क्या हो गया? पहला अर्थ हो गया रंग, दूसरा हो गया भाषा की एक इकाई। इसके बाद आपको लिखना रहेगा परिभाषा। क्या लिखेंगे दोस्तों? परिभाषा। जब परिभाषा की बात आएगी तो आप क्या कहेंगे? कुछ शब्दों की याद रखना है।
जैसे हमने कहा ध्वनि क्या है, भाषा की मौखिक इकाई है। इसी प्रकार जब आप वर्ण के बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई से लिपिबद्ध किया जाता है, इसे लिपिबद्ध किया जाता है। हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ण कहते हैं। तो आपको इस परिभाषा में क्या याद रखना है, लिखित इकाई। दूसरा याद रखें क्या, लिपिबद्ध। कैसे होते हैं वर्ण, वर्ण लिपिबद्ध, अर्थात आप इसे साक्ष्य के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप पॉलिटी में पढ़ते हैं आर्टिकल 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती। क्यों होती है, क्योंकि जो उसके आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, वह लिखित साक्ष्य के रूप में रखे जा सकते हैं और कानून के रूप में मान्य होते हैं। इसी प्रकार वर्ण होते, वर्ण क्या होते, लिखे जाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, लिपिबद्ध होते। और क्या होती है, भाषा की सबसे छोटे लिखित इकाई होती। अब आगे पूछ लिया क्या भाषा वर्ण के खंड होते, तो आप सीधे लिख लिए। ये आगे एक पॉइंट और इसी में, जब दोस्तों सबसे छोटी लिखित इकाई, जब सबसे छोटी क्या उसके टुकड़े कर पाएगा, नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या अपन लिखेंगे वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते, खंड नहीं किए जाते या किए जा सकते। ठीक है, जैसे आपके क्या हो जाएंगे उदाहरण। अब एग्जाम में जब भी वर्ण आएगा तो आप परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखने के बाद आखिरी में पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, आखिरी में आप इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग कर लें। इसके बाद लिखेंगे उदाहरण, आप डालेंगे उदाहरण में आप लिखेंगे छोटा आ, बड़ा आ, ये सब क्या हो गया आपके वर्ण हो गए। ठीक, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमने क्या मेंशन किया था, तीसरा पॉइंट हमने मेंशन किया था दोस्तों अक्षर। क्या मेंशन किया था, अक्षर। अब हमने पहले के क्लास में देखा था यदि किसी शब्द के प्रारंभ में छोटा आ हिंदी में दिख जाता है तो उसका मतलब होता है मनाही, मतलब ना। ठीक है, तो यहां से अक्षर शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे अर्थ। अक्षर शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आपका पहला पॉइंट रहेगा। तो अर्थ क्या होता है अक्षर का दोस्तों, अक्षर शब्द का अर्थ होता है जो क्षरित ना हो। अक्षर का मतलब क्या होता है, जो क्षरित ना हो वह क्या है, जो क्षरित ना हो। अक्षर का अर्थ क्या होता है, तो क्षरित ना हो, अर्थात जो नष्ट ना हो वो अक्षर। अक्षर कभी भी समाप्त नहीं होता। अक्षर के बारे में कहा जाता है कि अक्षर शाश्वत सत्य होते हैं। क्या होते हैं, शाश्वत सत्य होते हैं। अब यहां पर से आगे आते हैं परिभाषा, अक्षर के परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा क्या बनती है दोस्तों, एक से अधिक ध्वनियों का समूह, एक से अधिक ध्वनियों का समूह, इनका उच्चारण एक सांस में किया जाता है, में किया जाता है एवं इनके पश्चात व्यंजन की अपेक्षा की जाती है। दोस्तों हमने एक से अधिक ध्वनियों का समूह क्या लिखा, यहां पर याद रखिए क्या लिखा हमने, एक से अधिक ध्वनि। अक्षर क्या, एक से अधिक ध्वनियों का समूह होता है। उच्चारण किसमें होता है, एक सांस में, अर्थात एक झटके में किया जाता है। और
उनके पश्चात क्या किया जाता है कि व्यंजन उपस्थित होता है। क्या अपेक्षा करते हैं कि लास्ट में क्या होगा, व्यंजन अवश्य उपस्थित होगा, उसे कहते हैं हम अक्षर। अब यहाँ पर देखिए, वर्ण और अक्षर को हम बस एक ही समझ पर बैठते हैं। हम ये मानते हैं कि जो अक्षर होता है वही वर्ण होता है और जो वर्ण है वही अक्षर। परंतु जब हम इसके गहराइयों पर जाते हैं, इसकी अंतरात्मा को टटोलने की कोशिश करते हैं, तब हम पाते हैं वास्तव में वर्ण और अक्षर क्या है, दोनों अलग अलग। वो कैसे, अब हम आगे देखें। जैसे परिभाषा इसमें हमने लिखा है कि एक से अधिक ध्वनियों का समूह। तो आप अपनी लाइफ में देखिए, जब तक आप अकेले हैं तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता, परंतु जैसे दो हुए तो ब्रितानी हुकूमत की एक आदत थी, फूट डालो और शासन करो। जब दो हो गए तो क्या हुआ, आपको तोड़ा जा सकता है। ठीक, यहीं पर देखिए एक से अधिक है ना, मतलब एक से अधिक लोग हो गए तो कम से कम दो तो होंगे। जब दो होंगे दोस्तों तो उसको आसानी से तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते। बस ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाए कि अक्षर के खंड किए जा सकते हैं। अक्षर के खंड किए जा सकते हैं। हो गया आपका, ये बात याद रखिएगा। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम लोग कि वर्ण और अक्षर में कैसे अंतर है। तो पहले यहां पर अपन चौथा पॉइंट डालते हैं, वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण और अक्षर में अंतर देखना है। तो अब इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए आप सिंपल से यहां पर देखिए, हमने लिखा एक शब्द राम। क्या लिखा, एक शब्द राम लिखते हैं और एक शब्द थोड़ा सा कठिन लिखते हैं, जैसे हमने मान लीजिए लिख दिया उज्जैन। ठीक है, ये दो शब्द लिखे। अब जब आप अक्षर को काउंट करेंगे, अक्षरों की गणना जब भी करेंगे तो याद रखेंगे आप कि कभी भी आधे वर्णों को काउंट नहीं किया जाता। याद रखेंगे दोस्तों, आपको याद रखना है कि अक्षरों की गणना करते समय हमें कभी भी आधे वर्णों को काउंट नहीं करना है, उनकी गणना नहीं करनी। तो ठीक, तो यहां पर यदि आप देखते हैं तो कितने अक्षर आएंगे, एक और दो। जब राम का उच्चारण करें कैसे करेंगे, आप देखिए अक्षर के रूप में तोड़ते हैं हम। अक्षर के रूप में तोड़ने क्या बनेगा, रा और मा। रा प्लस मा से मिलकर क्या बना है, राम। तो अक्षर कितने हो गए, यहां पर आपके अक्षर हो जाएंगे दो। क्लियर। अब इसी प्रकार उज्जैन में देखिए कितने अक्षर बनते हैं, तो देखिए उ प्लस न। और हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अक्षरों की जब गणना की जाती है तब उस गणना में आधे अधूरे अक्षरों को, वर्णों को काउंट नहीं किया जाता है। यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके, 1 2 एंड 3। कितने अक्षर हुए टोटल, अक्षर आपके हो गए 3। ठीक है, लेकिन अब जब हम वर्ण काउंट के वर्णों की गणना करें, क्या करेंगे, वर्णों की गणना करेंगे, तब देखिए आप जब भी वर्णों की गणना करनी होती है तो आप याद रखिएगा, जो भी शब्द दिया होता है उसको स्वर और व्यंजनों में विभक्त करते हैं। क्या करते हैं, स्वर और व्यंजनों को विभक्त करते हैं और उनकी जो टोटल संख्या होती है वो कहलाती है वर्णों की संख्या। तो जैसे राम है, राम में कितने वर्ण आएंगे, तो अब देखिए राम को हमने हलंत लगाएंगे। और कभी भी याद रखिएगा, जब शुद्ध व्यंजन लिखा जाता है तो उसके नीचे हलंत लगाते हैं। शुद्ध व्यंजन लिखते तो क्या लिख लगाते हैं, शुद्ध व्यंजन में वर्ण के नीचे क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। जब हम राम की बात करेंगे तो र में हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, उसके साथ जो स्वर जुड़ा होता है, इंक्लूड होता है, वो अलग हो जाता है। और अलग कैसे होता है, शुरुआत में तो वो अपने दूसरे रूप में रहता है, लेकिन जब वो अलग होता है तो उसका पृथक अस्तित्व आ जाता है, स्वतंत्र अस्तित्व। जब स्वतंत्र अस्तित्व आ जाता है तो अपने पूर्ण रूप में प्रदर्शित होने लगता है। ये कैसे दिखेगा, यहां से निकला बड़ा आ, क्योंकि कैसे रा, तो रा में क्या निकला, बड़ा आ निकला। इसके बाद जब माँ में आपने हलंत लगाया तो क्या निकलेगा, आ। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि कोई वर्ण पूरा, कोई व्यंजन पूरा का पूरा बिना हलंत के,
तो उसमें कुछ हो या ना हो सदैव छोटा आ मिला होता है। इसलिए आ को क्या कहा जाता है? आ को मूल स्वर भी कहा जाता है। और आ एक अटल सत्य है, यह परिकल्पना मात्र नहीं है। शाश्वत यदि कोई वर्ण सत्य है पूर्ण रूप से, वो कौन सा है? अ है। अ क्या? यूनिवर्सल वर्ण है। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे इस राम शब्द में कितने वर्ण हो गए? कितने हो गए? काउंट करते हैं, चलिए। 1 2 3, ये 4। तो वर्ण कितने हो गए? 4। और अक्षर कितने हुए? 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार उज्जैन शब्द में आते हैं, तो देखिए वो तो पहले से है, स्वर ही है, ये तो टूटेगा नहीं। इसके बाद क्या कैसा है? एक आधा जा है ना, तो हलंत। अभी तो पहले से आधा, तो क्या इसमें आधा होगा? नहीं जुड़ा होगा। इसके जब आगे जाएंगे, फिर एक जा है, जा में हलंत लगाया तो क्या निकल कर आया? 2 मात्राएं लगी हैं, और कोई आसपास खड़ी पाई नहीं लगी है, तो इसका मतलब होता है ये अय लगा है। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखा है? ना। ना में कुछ मात्रा नहीं लगी है ना, तो हलंत लगाएंगे दोस्तों, यहां से निकलेगा आपका आ। प्रकार कितने संख्या हो गए? इसके कितने वर्ण हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6। जैन में कुल कितने वर्ण होते हैं? जैन शब्द में 6 वर्ण होते हैं, परंतु अक्षर की बात की जाए तो कितने अक्षर हो जाएंगे आपके? 1 2 3। एक बार और काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। उज्जैन शब्द में वर्ण कितने हुए? उज्जैन शब्द में 6 वर्ण हुए, और अक्षर कितने होते? 3 अक्षर। ठीक है, ये होता है वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्णों की संख्या सदैव अक्षर से ज्यादा होती है, ये बात याद रखिएगा। जब भी वर्णों की गणना करनी हमें, तो जो शब्द दिया रहेगा उसको क्या करेंगे? उसमें जितने भी दिख रहे होंगे अक्षर, उन सबको स्वर और व्यंजन में विभक्त कर लेंगे। स्वर और व्यंजन में बांटने के बाद जितनी संख्या आएगी वह क्या होगी? वह वर्णों की संख्या होगी। इस प्रकार से आपको क्या होता है? वर्ण और अक्षर में अंतर भी समाप्त होता है। जब वर्ण और अक्षर समाप्त हो जाते हैं, अभी हमने देख लिया कि ध्वनि क्या होती है, के बाद हमने देख लिया क्या होता है दोस्तों। ध्वनि के बाद 3 टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे, ध्वनि भी देख लिया, वर्ण भी देख लिया, अक्षर भी देख लिया, और हमने देख लिया वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। ठीक, तो अब हम लोग पहुंचेंगे आगे वर्णमाला। इसमें प्रवेश करेंगे वर्णमाला में, तो वर्ण विच्छेद का टॉपिक है, मात्राओं को पढ़ने के बाद देखिए। ठीक, तो अब अगली हेडिंग अपनी क्या हो गई? वर्णमाला। अब यहाँ पर आपको वर्णमाला में क्या पढ़ना? आपसे पूछ लिया जाए वर्णमाला के कितने भाग होते हैं, तो आप यहाँ पर सीधे लिखिए वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया। वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया, या यूं कहें कि ध्वनिया को कितने भागों में बांटा गया, कितने प्रकार की ध्वनिया होती, तो कितने हो गए? 3 प्रकार। सबसे पहला आपका हो जाता है स्वर। क्या हो जाता है आपका? स्वर हो जाते हैं। दूसरे आपके हो जाते हैं दोस्तों व्यंजन। ठीक है, और तीसरे आपके क्या हो जाते हैं? अयोगवार। अयोगवार। पहले आपके स्वर हो गए, दूसरे आपके क्या हो गए? व्यंजन। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया आपका तीसरा। तो जो हिंदी में ध्वनियां हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग हो जाता है स्वर ध्वनिया, दूसरा व्यंजन ध्वनिया, और तीसरा हो जाता है आपका अयोगवार। ये आप याद रखिए। अब यहाँ पर आते हैं परिभाषा। वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा समझने के लिए आप देखिए, जब भी हम माला बनाते हैं, मान लीजिए दोस्तों ये हमें फूलों की माला बनानी, ये 2-4 फूल है हमारे पास, या कुछ मोतियां हैं, मोतियों को लेकर आ गए, ये लीजिए, ये हमने मोतियां लेकर आ गए और ये बनानी है माला। यदि मोतियों की माला बनानी है तो मोतियों को हम एक स्थान, यहाँ देखिए कुछ मोती यहाँ पड़ी थी, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, क्या करेंगे? सभी को बिन कर लाएंगे, ढूंढ कर लाएंगे, सर्च करके लाए, और इस बकेट में हमने क्या कर दिया? सभी मोतियों को लाके रख लिया। ठीक है, मतलब क्या किया? एक स्थान पर व्यवस्थित किया कि नहीं किया? इसके बाद देखिए इनको क्रम से, इन मोतियों को क्रम से क्या करते गए? जोड़ते गए। क्या बन गई? माला बन गई कि नहीं बन गई? तो माला के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो जो मोतियां हैं वो चाहिए होंगे,
फिर उनको एक स्थान पर व्यवस्थित करेंगे और इनको क्रम से लगाएंगे। यहां से हमारी परिभाषा ये बनती है कि अब ये मोतियों को हम किसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं वर्ण से। वर्ण यहाँ वहां पड़े रहते थे, तो वहां से उनको उठा के लाए, एक जगह व्यवस्थित कर लिया, फिर उनको क्रम से लिखा, तो जिसे हमने कहा सुव्यवस्थित। इसलिए दोस्तों इसकी परिभाषा क्या बनती है, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को सुव्यवस्थित है ना समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आपकी परिभाषा क्या बन गई वर्णमाला के, कि वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या आपकी हो गई वर्णमाला की परिभाषा। अब यहाँ हमने क्या लिखा, वर्णमाला में जो वर्ण है उनको कितने भागों में बांटा गया, तो कितने भाग में हो गया आपका, स्वर, व्यंजन और आयोगवा, ये 3 भाग हो गए आपके वर्णमाला के। ठीक है, अब हम आगे ये देखना रहता है, आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, आयोगवा कितने। ठीक है, तो स्वरों की संख्या यदि आपसे कभी भी पूछा जाए तो 11 होते हैं। वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 होती है। और ये कहां से कहां तक है, ये आ से लेके औ तक है। क्लियर हो गया मित्रों। और इनको एक अन्य नाम से जानते हैं, यहीं पर आप लिख लीजिए, अच कहते हैं। इस नाम से जानते हैं, अच नाम से जानते हैं। इसी प्रकार आप जब व्यंजन में पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं, व्यंजन में पहुंचते हैं। तो व्यंजन में पहुंचेंगे, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो इनकी होती है 33। कितनी होती है दोस्तों, व्यंजन वर्णों की संख्या कुल 33 होती है। इनमें से कहां तक ये चलते हैं, तो ये चलते हैं आपके का से लेकर हा तक। कहां से कहां तक चलते हैं, का से लेकर हा तक चलते हैं, और इन्हें एक नाम दिया गया है हल। ये बात याद रखेंगे। इसके बाद आयोगवाय, आयोगवाय कौन से होते हैं, कहां कौन कौन से वर्ण, याद रखिएगा। आयोगवाय की संख्या 2 है। इनकी संख्या कितनी है, 2 है। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आयोगवाय में नाम देखिए क्या लिखा, यहाँ अलग से लिख रहे हैं, अधन योग। योग का मतलब होता है जोड़, और आ का मतलब होता है नहीं। योग का मतलब क्या होता है, जोड़, और आ का मतलब नहीं। और ये किससे जोड़ बनाएगा, ये जोड़ बनाता है स्वर से अथवा व्यंजन। तो आपकी परिभाषा बन जाएगी, वे ध्वनियां जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, अभी तो दोनों हैं, जब जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसे हो जाते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा कहावत है, आप लोग हमेशा सुने होंगे, क्या है, थाली का बैगन। क्या है दोस्तों, आयोग आप अपनी कहावतों के रूप में बोलेंगे, क्षेत्रीय भाषा के रूप में बोलेंगे, तो आप कह सकते हैं आयोग व थाली का बैगन। कभी इस ओर करवट ले लेगा, कभी इस ओर करवट ले लेगा। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके अम और आहा। क्लियर। अब इन्हें क्यों कहा जाता है स्वर या व्यंजन, आगे हम लोग देख लेंगे क्यों ये स्वर है और क्यों व्यंजन है। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं, आयोग वाय से चालू कर। ठीक, आयोग वा, क्यों कहा, ये स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं, और ना तो स्वर है और ना व्यंजन है। क्यों, इसका कारण देखिए, अम, उच्चारण आप सुनिए, क्या लिखा हमने, अम, मतलब आप उच्चारण इसका सुन पा रहे होंगे, आ और मा, सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। तो अब देखिए, अ क्या, आ स्वर हो गया, और मा क्या होगा, व्यंजन। मतलब ना तो स्वर है और ना व्यंजन, अपे तो दोनों है कि है, अकेले ना स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। इसी प्रकार देखिए, अह, कहते हैं ना आहा आहा कितना अच्छा, तो इसका उच्चारण क्या आ रहा है, आ और हा सुनाई दे रहा है। हा क्या है, हा आपका क्या है दोस्तों, हा है आपका व्यंजन और आ है आपका स्वर। परंतु हम जो सुन रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर गलतियां मत करिएगा। उच्चारण इस विसर्ग का हा तो होता है, परंतु जब हम इसको लिखते हैं तो ये अपना ऐसा रूप धारण कर लेता है, सा। स्वर को क्या लिखा जाता है, सा लिखा जाता है, उच्चारण हा होता है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये स्वर होगा और ये व्यंजन होगा। इस कारण से हम इन्हें क्या कहते हैं, आयोगवाय। उसकी आप परिभाषा लिख लीजिए, आयोगवाय के
कि वे ध्वनियां जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, अपितु दोनों हैं, क्या कहलाते हैं? अयोगवाय कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, अब पढ़ते हैं स्वर। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? स्वर पढ़ते हैं। ठीक, स्वर में हमें क्या पढ़ना रहेगा कि स्वर की परिभाषा लिखेंगे हम लोग, इसके बाद स्वर के प्रमुख प्रकार कौन कौन, इतना ही हमें स्वर के बारे में जानना है। इससे ज्यादा अध्ययन हमें अपने सिलेबस के अनुसार नहीं करना। तो सबसे पहले आप देखिए, हमने शुरुआत की क्लास में भी स्टार्टिंग की थी, क्या कहा था कि जब भी आप किसी शब्द को पढ़ना चाहें, उसके अंदर डीप में प्रवेश करते हैं, उसके पहले आप एक काम करें, शब्दों के जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, उनको मिलाने की कोशिश की। सा से क्या होता है? स्वर होता है, और सा से क्या निकल कर आता है? सा से होता है दोस्तों स्वर, और सा से ही होता है स्वतंत्र। सा से होता है स्वर, और सा से ही होता है स्वतंत्र। तो अब आप क्या बताएंगे कि स्वर क्या है क्या नहीं, इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे? तो अब यहां ध्यान दीजिए, स्वतंत्र है जब, तो मतलब किसी भी वर्ण में मेन होता है एक वायु, एक होते हैं क्या? वायु, तो जिस पर उसकी पूरी की पूरी परिभाषा निर्भर होते हैं, उसे आप पूरी परिभाषा बोल सकते हैं। अब आप जब भी स्वर बोलते हैं, स्वर कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, ए उ ए आई, तो जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आप बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं और कर भी पाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। अर्थात जब वायु मुख से निकलती है, बिना बाधा के निकलती, जिसे हम कहते हैं अबाध। क्या कहते हैं? अबाध के। अब यदि आपने इन दोनों की पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठा लिया, तो मान लीजिए आपकी परिभाषा स्वर की बनी। परिभाषा क्या बनेगी आपके? देखिए, परिभाषा आप लिखेंगे, वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं एवं इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में वायु मुख से अबाध रूप से बाहर निकलती, से बाहर निकलती है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या हो गई परिभाषा आपकी? कि वे वर्ण, अब इस परिभाषा में आपको अंडरलाइन क्या करना है? क्या करेंगे? स्वतंत्र। ठीक, फिर क्या लिखेंगे? अबाध। बस, आप इतना आपने अपने दिमाग में बैठा लिया दोस्तों, तो आपकी ये परिभाषा क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। क्या बनी? कि वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं एवं जिनके उच्चारण में वायु मुख से अबाध रूप से बाहर निकलती है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या आपने परिभाषा लिख दी? स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप उदाहरण लिखेंगे, ये लगाएंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे? उदाहरण आ, बड़ा आ। ठीक है, ऐसे ही आपके पूरे हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हमें पूरा लिख दे रहे हैं, जिससे आपको पता रहे कौन सा वर्ण कैसे लिखा जाता है। तो स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? स्वर वर्ण कौन कौन से लिखिए आप, क्रम से लिख लें। छोटा आ, बड़ा आ, छोटे ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऋषि, फिर लिखेंगे ए आई ओ औ। आपके हो गए क्या? स्वर वर्ण। अब हमें देखना है आगे कि स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रकार में आते हैं और अपने को प्रमुख प्रकार ही पढ़ना है। हेडिंग डाला हमने, स्वरों के प्रकार। देखिए प्रकार तो बहुत आधार पर बांटे गए, लेकिन अपने को जो मेन प्रकार पढ़ने हम लोग वही पढ़ेंगे। पहला हमें पढ़ना है दोस्तों, संधि स्वर क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे?
संधि स्वर क्या होते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे मूल स्वर। इन दो के अतिरिक्त दोस्तों हमें 2-3 प्रकार और पढ़ने हैं, जो कहाँ पर आ जाएंगे, संधि स्वर के प्रकार के अंतर्गत ही आ जाएंगे। और जैसे ये समाप्त होगा तो हमारे स्वर का टॉपिक्स क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम संधि नाम पर जाते हैं। क्या लिखा है, संधि। तो संधि शब्द का मतलब होता है मेल या जोड़। इस शब्द का मतलब क्या होता है, मेल, क्या क्या होता है, जोड़। अब ये नाम जैसा है दोस्तों, जैसा अर्थ निकला उसी के अनुसार इसकी परिभाषा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, परिभाषा बन जाती। परिभाषा आप क्या बनाएंगे, स्वर लिखा है मतलब स्वरों के मेल से बने। कैसे, या तो एक प्रकार के स्वर हो सकते हैं या अलग अलग प्रकार। तो आप इसकी परिभाषा शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, तो स्वर क्या यहाँ पर जोड़ सकते हैं, तो मूल स्वरों के मेल से दो मूल स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर, तो मूल स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ा आ को कैसे हम कह सकते हैं कि ये संधि स्वर है। अब इसके लिए अपन इधर आते हैं, मूल स्वर हम लोग अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। संधि स्वर में जैसे हमने बड़ा आ का, तो देखिए अब इंग्लिश में भी हिंदी को पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर बड़ा आ की स्पेलिंग क्या होती है अंग्रेजी में, तो देखेंगे होती है डबल ए। होती है कि नहीं होती, जब डबल ए होती है मित्रों, तो आप यहाँ से देखिए, एक सिंगल ए का मतलब क्या हो गया, छोटा आ। दूसरे सिंगल ए का मतलब क्या होगा, छोटा आ। अर्थात जो बड़ा आ है वो किससे बना है, छोटा आ प्लस छोटा आ। बना है कि नहीं बना है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, एक ये और एक ये, यहाँ पर परिभाषा यही लिखी कि नहीं लिखी मित्रों, कि दो मूल स्वरों के मेल से। अब आप सोच रहे हैं मूल स्वर कौन से होते हैं, तो परिभाषा बाद में लिखते रहेंगे, हाँ लिख दे रहे हैं। मूल स्वर होते हैं आपके छोटे छोटे, छोटा आ, छोटे ए, छोटा ओ, और एक निकल कर आ जाता है आपका री। कौन कौन से होते हैं, एक छोटा आ होता है, और एक छोटी ई होती है, और दूसरा छोटा ऊ होता है, फिर क्या होता है, री। ठीक है, ये हो गया आपके मूल स्वर। इसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ेंगे, समझ में आ गया कि बड़ा आ क्या है। बड़ा आ संधि स्वर क्यों है, क्योंकि यह दो छोटा आ से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार आप ए आई भी होते हैं, वो आगे देखेंगे कैसे बने होते। अब हमने क्या कहा, संधि स्वर के प्रकार होते हैं, तो अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं संधि स्वर के प्रकार। संधि स्वर के प्रकार, ठीक है। जब संधि स्वर के प्रकार देखना है तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक आपका होता है दोस्तों दीर्घ स्वर, और दूसरा आपका होता है संयुक्त स्वर। पहला कौन सा होता है, दीर्घ स्वर होता है, दूसरा होता है आपका संयुक्त। अब आपसे दीर्घ स्वर की परिभाषा पूछ ली जाए। अब देखिए यहाँ पर परिभाषा की महत्वता नहीं है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दीर्घ स्वर है कौन। ठीक, तो चलिए इस ओर हम लोग देखेंगे दीर्घ स्वर, और इस ओर हम लोग देखेंगे क्या, संयुक्त स्वर। दीर्घ का मतलब क्या होता है, तो दीर्घ शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, आपको यहाँ पर अर्थ पर ध्यान देना। इसका अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा। तो अब यहाँ पर क्या याद रखेंगे, कौन कौन से होते होंगे, तो पहले हम उदाहरण लिखते हैं और उसके बाद बनाएंगे परिभाषा इसकी। तो दीर्घ मतलब बड़ा। जो स्वर है दोस्तों, जिन जिन स्वरों के उच्चारण में हम बड़ा लगाते हैं वे सभी क्या कहलाएंगे, वो सभी कहलाएंगे दीर्घ स्वर। जैसे किसमें लगाते हैं,
एक तो आप लोग सब लगाते हैं किसमें, देखिए बड़ा अ, दूसरा किस क्या बोलते हैं, बड़ी ई, तीसरा क्या बोलते हैं, बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़े बड़े आए ना तो बड़ा क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। अब कैसे ये संधि स्वर हैं तो हमने देख लिया है, ये किससे मिलकर बनता है, ये वाला दोस्तों आ प्लस आ से, ये किससे मिलकर बनेगा, फिर ये बनेगा आपका ए प्लस ई से, और ये किससे बनेगा, ये बनता है दोस्तों ओ प्लस, क्लियर हो गया, आ प्लस अ, ई प्लस ए, ओ प्लस ओ। अब यहां पर देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ये जो आ है और ये एक जैसे हैं, यहाँ ये दोनों एक जैसे हैं, यहाँ मतलब ये एक ही जाति के, यहाँ ये एक ही जाति के हैं, इसलिए यहाँ इनमें एक शब्द कॉमन निकल कर आया, सजाति, निकल कर आया कि नहीं आया सजाति। आप देखिए इन सजातीय वर्णों के बीच में एक प्लस का साइन लगा है कि नहीं लगा, यहां से आप परिभाषा बना लेंगे, एक दूसरा निकल कर आया जोड़, क्या इसी को मेल, देखिए आपकी दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या बन गई, सजातीय वर्णों के मेल से मिलकर बनने वाले स्वर को दीर्घ स्वर करें। परिभाषा थोड़ा और स्टैंडर्ड लेवल पर ले जाना है तो आपकी परिभाषा क्या बन जाएगी, वे स्वर वर्ण जो समान स्वरों के मेल से मिलकर बनते हैं और जिनके उच्चारण में सामान्य से दुगना समय लगता है, क्या कहलाते हैं, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसी प्रकार जब हम आते हैं संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर में भी ऐसे जाते हैं हम लोग परिभाषा में, देखिए पहले उदाहरण देखिए, ए, आई, ओ और औ। अब संयुक्त शब्द अपने आप में ही परिभाषा को स्पष्ट करता है, कैसे करता है, संयुक्त का मतलब होता है कंबाइन करना, अलग अलग असेंबल करना। असेंबल आप कब करते हैं, जब गंधर्व विवाह होगा, क्या होगा, गंधर्व विवाह होगा, और गंधर्व विवाह प्राय क्या होता है, विजातीय होता है, एक ही जाति में कभी भी नहीं होता है। तो यहां से आपको एक शब्द निकाल कर लाना है, कौन सा, विजाति। अब ये कैसे दो निकलेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए ये आपका बनता है आ प्लस ई के मेल, ये कैसे बनता है, अ और ई के मेल से। इसी प्रकार आप इधर आएंगे, इसमें ये बनता है आपका आई आ प्लस ए के मेल से, ये बनता है आ प्लस ओ के मेल से, और जब आप यहां पर आएंगे ये बनेगा ये आपका बनता है दोस्तों आ प्लस ओ के मेल से, और ये आपका बनता है आ प्लस ओ के मेल से, ठीक। अब ये बन गए आपके, जब आप यहाँ पर देखेंगे जिसकी जाति अलग है इसकी जाति भी अलग है, यहाँ पर इसके देखेंगे दोनों अलग है, सेम कंडीशन यहाँ दोनों पर आ जाती है। जब अलग अलग जाति है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं विजाति, क्या करते हैं, विजाति। तो जब आप इसकी परिभाषा बनाएंगे, इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी कि वे स्वर वर्ण जो विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं और जिनके उच्चारण में सामान्य से दुगना समय लगता है, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इसके बाद दो परिभाषाएं और आती हैं, अभी हमने लिखा था मूल स्वर, मूल स्वर, मूल का मतलब आप समझ लीजिए बेस, क्या होते हैं, बेस, मतलब ये कहीं से इनकी उत्पत्ति नहीं होती, ये अपने आप में ही क्या होते हैं, हिमालय होते हैं, ठीक, इनकी ओरिजिन भी खुद से ही होती। तो आप क्या कहेंगे, ये स्वर वर्ण जो स्वयं ही निर्मित होते, किन्हीं अन्य की सहायता से नहीं निर्मित किए जाते, क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहते हैं। जो मूल स्वर होते हैं दोस्तों यही कहलाते हैं आपके हर्ष स्वर, क्या कहलाते हैं, और इनकी संख्या है 4, और ये आपके हो गए छोटा आ, छोटी ए, छोटा ओ, जितने जितने छोटे छोटे हैं ना वो सभी क्या है आपके मूल स्वर, क्लियर। इसके बाद आपके लिए आखिरी है इसमें से स्वरों से, उसके बाद स्वर अपना कंप्लीट हो जाए, क्या बनता है, आखिरी बनते हैं प्लुत स्वर, ठीक। आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम देखते होंगे या दूरदर्शन में देखा हो या वर्तमान में
इस टीवी के एरा में आपने देखा हो युग में कि बहुत सारे कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ न्यायपालिका होती, कुछ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जहाँ राजा महाराजा आ रहे होते हैं, सीआईडी देखा होगा जहाँ मरने की एक्टिंग की जाती, वहां पर हमेशा देखिए अपने शब्दों को खींचा जाता है, अपने शब्दों को लंबे समय तक खींचते हैं जिससे कि जो वाक्य है उसमें सजीवता आ जाए, जो पाठक है, जो श्रोता है, जो दर्शक है, उसको क्या कर महसूस करने लगे। के लिए वो क्या करते हैं, अपनी आवाज को लंबे समय तक के लिए खींचते हैं, और जो लंबे समय तक आवाज को खींचा जाता है उस समय जो स्वर होता है वो कहलाता है प्लुत। क्या होता है, वो प्लुत स्वर होता है। जैसे देखिए हमें राम का उच्चारण करना है, ठीक, या कोई मरते वक्त राम को उच्चारण करता है तो कैसे, हे राम, तो ये इतने समय तक जिसने खींचा, जो खींचा गया उसे कहते हैं प्लुत स्वर। इसको ऐसे लिखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कैसे एस एस बीच में बने रहते हैं, और जो ये एस एस है ये क्या कहलाते हैं, ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक, हिंदी का ये नहीं है, बेसिकली ये संस्कृत का है, परंतु हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है, तो उसके प्रभाव के कारण हम इसको अपने नाटक और एकांकी में प्रयोग करते हैं। ठीक, और ये जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, चूंकि ओम बनाते हो तो ऐसे बनाते हैं, इसलिए इसको ऐसे तीन के जैसे लगा, इसलिए इसे एक नाम दिया गया है दोस्तों, त्रिमात्रिक स्वर। ठीक, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, इसका उच्चारण क्या होता है, इसका उच्चारण दोस्तों होता है आ। ठीक, इस प्रकार से चीजें आपकी समाप्त होती हैं। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन वर्णों के बारे में, तब तक के लिए नमस्कार।